हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं ओपेरॉन अवधारणा या ओपेरॉन मॉडल, जिसे लैक ओपेरॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर ये जो है बेसिक थर्ड ईयर में है, इसके अलावा ट्वेल्थ में भी है। तो फिर दोनों क्लास के लिए जो है ये हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर चलिए, ओपेरॉन मॉडल में हम क्या क्या पढ़ेंगे गाइस, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। और जो ओपेरॉन मॉडल है गाइस, उसमें 4 प्रकार के जीन पाए जाते हैं ना। कौन कौन से? फर्स्ट है नियंत्रक जीन, तो फिर उसको देखेंगे। सेकंड प्रमोटर जीन, थर्ड ऑपरेटर जीन, फिर है संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन में जो है 3 प्रकार के और जीन पाए जाते हैं। लैक जेड है ना, जिसे जीन जेड के नाम से जाना जाता है। लैक गामा, जिसे जीन गामा के नाम से जाना जाता है। लैक ए, जिसे जीन ए के नाम से जाना जाता है। और फाइनल हम लास्ट में देखेंगे ओपेरॉन की क्रियाविधि, आखिर जो ओपेरॉन मॉडल है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो फिर गाइस, कल मैंने जो है आप लोगों को जीन रेगुलेशन एवं जीन एक्सप्रेशन बताया था। तो फिर वो भी जो है आप लोग अच्छे से देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख लेंगे। क्योंकि जो जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन है वो ओपेरॉन अवधारणा से ही रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप लोग उसको नहीं समझाए तो फिर ओपेरॉन मॉडल भी आप लोग नहीं समझ पाएंगे। साथ ही प्रोटीन सिंथेसिस भी समझना आप लोग को बेहद ज़रूरी है। अगर आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ लेंगे तो फिर ओपेरॉन मॉडल जो है आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। हालांकि अगर प्रोटीन सिंथेसिस आप बाद में पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे तभी जो है आप लोगों को ओपेरॉन मॉडल समझ में आएगा। तो फिर आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर ये ओपेरॉन मॉडल है क्या। देखते हैं गाइस इंट्रोडक्शन। तो फिर इंट्रोडक्शन देखने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन बता देता हूँ गाइस। जीन एक्सप्रेशन है क्या? तो फिर जीन एक्सप्रेशन में हमारे बॉडी में जो है लक्षण प्रकट होते हैं ना, जो हमारे माता पिता हैं उनके लक्षण जो है हमारे बॉडी में आते हैं। तो फिर हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे जीन्स होते हैं ना, जो कि हमारे माता पिता के द्वारा आते हैं। तो फिर बहुत सारे जीन्स तो होते हैं, लेकिन किसी एक जीन का लक्षण प्रकट होता है ना। तो फिर उसे जो है जीन एक्सप्रेशन कहेंगे। किसी एक जीन के द्वारा लक्षण का प्रकट होना ही जो है जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। अब देखिए, ये तो हो गया जीन एक्सप्रेशन। तो फिर जीन रेगुलेशन क्या है? तो फिर जीन रेगुलेशन हमारे डीएनए में बहुत सारे जीन्स होने के बावजूद किसी एक जीन्स का लक्षण प्रकट होना जीन रेगुलेशन कहलाता है। क्योंकि बाकी जीन हैं उनका भी लक्षण प्रकट होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना। तो फिर यहाँ पर जो है जीन जो है नियंत्रित रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, अर्थात जो है जीन जो है सोच समझकर कार्य करते हैं कि तू अपना लक्षण एक्सप्रेस कर ले, बाकी हम जो है अपना चुपचाप रहते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो है नियंत्रित रूप से कार्य करते हैं। तो फिर उसी नियंत्रित रूप से कार्य करने को ही जो है जीन नियमन कहते हैं, अर्थात जीन रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जीन एक्सप्रेशन एवं जीन रेगुलेशन क्या है। अब चलिए देख लेते हैं ओपेरॉन मॉडल का इंट्रोडक्शन। प्रेरण एवं दमन की क्रिया को समझने के लिए, जो कि जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन है ना, उसी में ही है प्रेरण एवं दमन। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। तो फिर प्रेरण एवं दमन की क्रिया को समझने के लिए जैकब एवं मोनार्ड ने सन 1961 में जीन नियंत्रण संबंधी एक मॉडल प्रस्तावित किया, जिसे ओपेरॉन मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइस, अर्थात जीन किस प्रकार से नियंत्रित रूप से कार्य करते हैं ना, जीन नियंत्रित रूप से कार्य किस प्रकार से करते हैं उसको समझने के लिए जो है जैकब एवं मोनार्ड ने ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया। ठीक है, आगे देखते हैं। ओपेरॉन जीनों के समूह का वह समन्वित तंत्र है जो एक साथ डीएनए से अनुलेखित होते हैं तथा चयापचयी मार्ग का इकाई की तरह नियंत्रण करते हैं। ठीक है, इस ओपेरॉन जीनों के समूह का, देखिए जो ओपेरॉन है वो किसका समूह है? जीनों का समूह है। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है और अनेक सारी जो क्रिया होता है इस उसको नियंत्रित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, उतना डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो डीएनए है वो एमआरएनए में परिवर्तित होता है। फिर ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो एमआरएनए है वो प्रोटीन में परिवर्तित होता है। तो फिर वही लिखा है, ओपेरॉन जीनों के समूह का वह समन्वित तंत्र है जो एक साथ डीएनए से अनुलेखित होते हैं तथा चयापचयी मार्ग का इकाई की तरह नियंत्रण करते हैं। ठीक है, अर्थात
जो जीन्स हैं वो समन्वित रूप से जो है अनुलेखन के कार्य को नियंत्रित करते हैं, साथ ही जो चयापचय की जो क्रिया है उस पर भी जो है नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है और इतना आप लोगों को समझ लेना है कि ऑपेरॉन मॉडल जो है जीन्स का समूह है, ना कि कोई मशीन है ना। आगे देखते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया में लैक्टोज के विघटन के लिए एक साथ 3 एंजाइमों की आवश्यकता होती है जो एक साथ समन्वित रूप से संश्लेषित होते हैं। लैक्टोज के चयापचय पर आनुवांशिक नियंत्रण रखने वाले जीन नियामक प्रक्रिया को लैकोपेरॉन कहा जाता है। ठीक है, अर्थात जीन्स जो है जिस प्रकार से नियंत्रित रूप से कार्य करते हैं उसी नियंत्रित कार्य को ही लैकोपेरॉन कहा जाता है। हमने कल भी जो जीन एक्सप्रेशन और जी रेगुलेशन देखा था उसमें भी जो है इकोलाई में जो है हम लैक्टोज के चयापचय के लिए जो है 3 एंजाइम संश्लेषित हुआ था उसे देखे थे, है ना। तो फिर वही जो है यहाँ पे लिखा है। तो फिर आपको सिंपल से याद रखना है, जीन का नियंत्रित रूप से कार्य करना ही लैकोपेरॉन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। लैकोपेरॉन में निम्नलिखित जीन विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए गाइस, जो ऑपेरॉन मॉडल क्या है, जो ऑपेरॉन मॉडल है वो जीन्स का समूह है। ठीक है, तो फिर उसमें जो है ये चारों जीन जो है पाए जाते हैं और जीन कहाँ विद्यमान होते हैं, डीएनए में। तो फिर ये जो ऑपेरॉन मॉडल है वो एक प्रकार का डीएनए ही है। ठीक है, इसमें होता है रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन, जिसमें जो है जीन जेड, जीन वाई और जीन ए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फिर ये सभी जीन जो है विद्यमान होते हैं लैकोपेरॉन में। ठीक है, ऑपेरॉन मॉडल में। तो फिर डायग्राम जो है आप लोग अच्छे से देख लेंगे। अब आते हैं नोट्स की ओर। सबसे पहला जो है हम रेगुलेटरी जीन यानी कि नियंत्रक जीन जो है देख लेते हैं। इस प्रकार के जीन से ऐसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो या तो सक्रिय अवरोधक या रिप्रेशर या निष्क्रिय एपो रिप्रेशर होते हैं। ठीक है गाइस, आप लोग जो है इसमें नियंत्रक जीन यानी कि रेगुलेटरी जीन में आप इतना ध्यान रखेंगे कि इससे जो है रिप्रेशर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, इतना ही याद रखेंगे कि इससे जो है रिप्रेशर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आगे देखते हैं। सामान्यतः रेगुलेटरी जीन को निरोधक जीन भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो रेगुलेटरी जीन है इसको निरोधक जीन बोला जाता है क्योंकि ये जो है प्रोटीन संश्लेषण में प्रोटीन सिंथेसिस में जो है अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिप्रेशर प्रोटीन 2 रूपों में कार्य करता है। देखते हैं आखिर ये किन किन रूपों में कार्य करता है। इसका पहला कार्य देख लेते हैं। जब प्रेरक रिप्रेशर प्रोटीन से जुड़ता है तो इसके अणु को इस प्रकार विकृत कर देता है कि वह ऑपरेटर साइट एवं ऑपरेटर जीन को नहीं पहचान पाता है। प्रेरक प्रोटीन की अनुपस्थिति में सक्रिय रिप्रेशर ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है एवं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। इसके चलते संरचनात्मक जीन एमआरएनए नहीं बन पाते हैं एवं प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। ठीक है, जो ऑपेरॉन मॉडल है वो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, वो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्रेरक है गाइस ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को आगे की ओर बढ़ाता है ना, आगे की ओर अग्रसर करता है। लेकिन ये जो रिप्रेशर क्या है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, रिप्रेशर जो है नियंत्रक जीन के द्वारा संश्लेषित प्रोटीन है और ये नियंत्रक जीन क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये जो उसके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन है वो प्रेरक की जो अणु है गाइस उसको जो है तोड़ देता है, उसको विकृत कर देता है। ठीक है, ये रिप्रेशर प्रोटीन प्रेरक के अणु को जो है विकृत कर देता है, जिसके कारण ये जो प्रेरक है वो ऑपरेटर जीन को नहीं पहचान पाता है और इससे नहीं जुड़ पाता है। ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है वो ऑपरेटर के साथ जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है गाइस, अब ये रिप्रेशर जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के मार्ग को जो है अवरुद्ध कर देता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए आवश्यक होता है, अर्थात अनुलेखन के लिए जो है आवश्यक होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो फिर इसके कार्य को जो है अवरुद्ध कर देता है। इसके चलते संरचनात्मक जीन एमआरएनए नहीं बना पाते हैं, यहाँ पे बना आएगा है ना, बना पाते हैं एवं प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार और देख लीजिए, ये जो प्रेरक है वो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को आगे की ओर बढ़ाता है, लेकिन ये जो रिप्रेशर है वो
इसके इसके अणु को जो है विकृत कर देता है और ये स्वयं जो है ऑपरेटर के साथ जाकर के जुड़ जाता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ट्रांसक्रिप्शन के लिए आवश्यक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो फिर इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देगा, जिसके चलते संरचनात्मक जीन जो है एमआरएनए नहीं बना पाते हैं एवं प्रोटीन संश्लेषण जो है रुक जाता है, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से जो है ये जो रेगुलेटरी जीन है वो अवरोध उत्पन्न करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। इसका सेकंड कार्य हम देखते हैं। एक प्रेरक की उपस्थिति में रिप्रेशर प्रोटीन इससे बंध कर प्रेरक रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स या को रिप्रेशर बनाता है, जो इसे अप्रभावी बना देता है। अब यह ऑपरेटर जीन से नहीं बंध सकता है एवं प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए कैसे ये जो प्रेरक है, ये जो है इसके साथ जो है रिप्रेशर प्रोटीन जो है जुड़ जाता है, ठीक है। रिप्रेशर प्रोटीन जुड़ जाएगा और प्रेरक रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बना लेगा या को रिप्रेशर बना लेता है, जिसके कारण जो रिप्रेशर है, ये जो रिप्रेशर है उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। ये प्रेरक इसके साथ जुड़ जाएगा, जिसके कारण इसका जो कार्य है या फिर इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिसके कारण अब ये जो रिप्रेशर है वो ऑपरेटर के साथ जा कर के नहीं जुड़ेगा, उसके साथ नहीं बंधेगा, जिसके कारण जो है ऑपरेटर नहीं बनेगा, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, जिसके कारण जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया है वो संपन्न हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? एक बार और मैं बता देता हूँ। ये जो प्रेरक है वो रिप्रेशर के साथ जुड़ करके प्रेरक रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसके कारण जो रिप्रेशर का प्रभाव है वो कम हो जाता है और ये जो है ऑपरेटर जीन के साथ जा कर के नहीं जुड़ पाता है, जिसके कारण जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं होता है और एमआरएनए का जो निर्माण है वो होता है एवं प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया है वो आगे की ओर बढ़ती है एवं संपन्न हो जाती है, ठीक है, या हो जाता है। तो फिर चलिए अब देखते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ आया होगा। अब आगे का जो जीन्स है वो हम देख लेते हैं। सेकंड देखते हैं गाइस प्रमोटर जीन। एक बार डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। हमने रेगुलेटर जीन देख लिया, उसके बाद है प्रमोटर जीन, उसके बाद ऑपरेटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन, है ना। तो फिर हम देखते हैं प्रमोटर जीन। देखते हैं यह जीन नियंत्रक जीन यानी कि रेगुलेटरी जीन तथा ऑपरेटर जीन के मध्य होता है। देखिए गाइस यहाँ पे डायग्राम में रेगुलेटर जीन और ऑपरेटर जीन के मध्य जो है प्रमोटर जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर वही लिखा है, यह जीन ऑपेरॉन का आरंभिक बिंदु होता है। इसी स्थल से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑपेरॉन से जुड़ता है तथा संरचनात्मक जीन के अनुलेखन का समारंभन करता है, ठीक है। तो फिर जो प्रमोटर जीन है उसी स्थल से जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑपेरॉन से जुड़ता है तथा संरचनात्मक जीन के अनुलेखन का जो कार्य है उसका समारंभन करता है, ठीक है। अनुलेखन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन। आगे देखते हैं, अतः ऑपेरॉन का वह भाग जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्रियाशीलता पर नियंत्रण रखता है तथा एमआरएनए का अनुलेखन करता है प्रमोटर जीन कहलाता है। प्रमोटर गाइस आप लोग जो है नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, आप लोग जान गए होंगे। प्रमोटर अर्थात किसी कार्य को प्रमोट करना, तो फिर ये जो है अनुलेखन और एमआरएनए के कार्य को प्रमोट कर रहा है एक प्रकार से, इसी वजह से इसको प्रमोटर जीन कहते हैं, ठीक है। तो फिर वही लिखा है, ऑपेरॉन का वह भाग जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्रियाशीलता पर नियंत्रण रखता है तथा एमआरएनए का अनुलेखन करता है प्रमोटर जीन कहलाता है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है प्रमोटर जीन के बारे में, और कुछ ऐड नहीं करोगे नहीं तो फिर भूलोगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ वैसा हो चुका है। एक्स्ट्रा करने के चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं। और थर्ड देखते हैं ऑपरेटर जीन। यह प्रथम संरचनात्मक जीन के पार्श्व में रहता है। देखिए गाइस यहाँ पे ये जो है संरचनात्मक जीन है ना, स्ट्रक्चरल जीन, तो फिर ये पहला प्रथम स्ट्रक्चरल जीन है, उसी के ही पार्श्व में है ऑपरेटर जीन, तो फिर वही लिखा है, ठीक है। यह या तो नियंत्रक अणु से जुड़कर अनुलेखन की क्रिया शुरू करने में मदद करता है या रिप्रेशर प्रोटीन से मिलकर इस क्रिया को शुरू नहीं होने देता है। इस स्थिति में एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज के मार्ग में यह अवरोध का कार्य करता है। अब ये जो ऑपरेटर है गाइस, ये नियंत्रक अणु से जुड़ करके अनुलेखन की क्रिया शुरू करने में मदद करेगा
या फिर जो रिप्रेशर प्रोटीन संश्लेषित हुआ है ना, उससे मिल करके जो है इस क्रिया को शुरू होने से जो है रोक देता है। इस स्थिति में एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज का जो मार्ग है वो अवरोध हो जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो फिर आपको इतना ध्यान रखना है, नियंत्रक अणु के साथ मिल करके कार्य करेगा तो फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस को आगे बढ़ाएगा। अगर रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस में जो है रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, ये तो हो गया ऑपरेटर जीन। आगे देखते हैं संरचनात्मक जीन। 5 पॉइंट देखते हैं संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन्स। ये डीएनए के उस खंड का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर प्रोटीन संश्लेषण की सूचना सन्निहित होती है। ठीक है गाइस, तो फिर जो स्ट्रक्चरल जीन है उनमें वे जीन होते हैं जिनको पता रहता है कि हमें प्रोटीन संश्लेषण करना है, या फिर उन जीन्स में जो है ये सूचना रहता है कि हमें प्रोटीन संश्लेषण करना होता है ना, तो फिर वो जीन्स जो है वो इस संरचनात्मक जीन वाले खंड में पाए जाते हैं। तो फिर वही लिखा है, ये डीएनए के उस खंड का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर प्रोटीन संश्लेषण की जो सूचना है वो सन्निहित रहती है या फिर उनमें रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, लाइकोपेरॉन में निम्नलिखित 3 संरचनात्मक जीन्स जो है पाए जाते हैं। तो फिर कौन कौन से वो 3 संरचनात्मक जीन हैं वे हम देख लेते हैं। फर्स्ट है गाइस लैक जेड, जिसे जीन जेड भी कहते हैं। ठीक है, यह अनुलेखन व अनुवादन, ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन के द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का। सेकंड है लैक गामा या जीन वाई। ठीक है, यह जीन परमिएज एंजाइम का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो जीन वाई है वो परमिएज एंजाइम का निर्माण करेंगे। थर्ड है लैक ए या जीन ए, यह जीन ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो फिर ये तीनों एंजाइम के बारे में तीनों जीन्स के बारे में जो है गाइस आपको अच्छे से देख लेना है। इसके द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसके द्वारा परमिएज एंजाइम, इसके द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है। 6 पॉइंट देते हैं गाइस, जो कि फुल एंड फाइनल वाला है, लास्ट वाला है ना, ऑपेरॉन की क्रियाविधि। देखिए गाइस, ऑपेरॉन की क्रियाविधि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर हम ऑपेरॉन मॉडल बना रहे हैं और उसकी क्रियाविधि हम नहीं लिखेंगे तो फिर हमको जो उतना अच्छा मार्क्स जो है नहीं मिलेगा, है ना। तो फिर चलिए देखते हैं इसकी क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ ऑपेरॉन एक्शन। ऑपेरॉन मॉडल के अनुसार ऑपेरॉन जीन की क्रिया यहाँ पे जो है ऑपरेटर जीन आएगा गाइस, मेरे से जो है मिस्टेक हो गया, आप लोग सुधार लेंगे, है ना। ऑपेरॉन मॉडल के अनुसार ऑपरेटर जीन की क्रियाशील होने से संरचनात्मक जीन एमआरएनए बनाना आरंभ करता है। ठीक है, जो ऑपरेटर जीन है गाइस उसकी क्रियाशील होने से जो संरचनात्मक जीन है वो एमआरएनए बनाना आरंभ करता है। ठीक है, अगर नियंत्रक जीन रेगुलेटरी जीन द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन का संश्लेषण हो एवं ऑपेरॉन जीन से बन जाए, यहाँ पे फिर से ऑपरेटर जीन आएगा। ठीक है, ऑपरेटर जीन से बंध जाए तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कार्य नहीं कर पाता है एवं ऑपेरॉन मॉडल स्विच ऑफ की स्थिति में रहता है। ठीक है, इतना तो हमने पहले ही देख चुका है ना कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? रेगुलेटरी जीन द्वारा। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो जो है ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ जाता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के कार्य को अवरुद्ध कर देता है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अनुलेखन के लिए आवश्यक है। और इसी के ही मार्ग में अगर अवरोध उत्पन्न हो जाएगा तो फिर जो ऑपेरॉन मॉडल है वो स्विच ऑफ की स्थिति में आ जाएगा और प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और एक बात आप याद रखेंगे कि जो ऑपेरॉन मॉडल है वो 2 प्रकार से कार्य करता है, पहला है स्विच ऑफ और दूसरा है स्विच ऑन। ठीक है, तो फिर स्विच ऑफ वाला हमने देख लिया कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर जीन के साथ मिल जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, जिसके कारण ऑपेरॉन स्विच ऑफ की स्थिति में आ जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया है वो आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस दूसरी स्थिति में क्या होगा। दूसरी स्थिति में अगर प्रेरक जैसे लैक्टोज को माध्यम में मिलाया जाए, प्रेरक गाइस जो कि किसी कार्य को करने के लिए, प्रेरक अर्थात किसी कार्य को प्रेरित करना, है ना, तो फिर हम जो है इसमें कोई प्रेरक मिला देंगे जैसे लैक्टोज को
माध्यम में मिला दिया जाए तो वह रिप्रेशर प्रोटीन से बंधकर सह अवरोधक बनाता है, जिससे रिप्रेशर ऑपरेटर जीन के कार्य को अवरुद्ध करने की स्थिति में नहीं रह पाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं तथा ऑपेरॉन मॉडल स्विच ऑन की स्थिति में आ जाता है। ठीक है। अब हम दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, अगर कोई प्रेरक जैसे कि हम लैक्टोज मिला देते हैं तो फिर ये लैक्टोज क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ मिल करके जो है सह अवरोधक बना लेगा। अर्थात जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसको उसके कार्य को जो है लैक्टोज जो है नियंत्रित कर लेगा। ठीक है, जिससे ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर के साथ जा कर के नहीं जुड़ेगा, जिससे ऑपरेटर के कार्य में जो है अवरोध उत्पन्न नहीं होगा और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्वतंत्र रहेगा और वो अपना कार्य अच्छे से कर पाएगा, जिससे जो है ऑपेरॉन मॉडल स्विच ऑन की स्थिति में रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो प्रेरक है ना, जैसे कि लैक्टोज, इसको हम माध्यम में मिलाते हैं तो फिर ये जो है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बंध कर जो है अवरोधक सह अवरोधक बना लेता है, अर्थात रिप्रेसर का जो प्रभाव है उसको कम कर देता है। फिर ये जो रिप्रेसर है वो जो ऑपरेटर जीन है उसके साथ जाकर के नहीं जुड़ेगा, जिसके कारण ऑपरेटर जीन जो है अपना कार्य अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, फिर जो आरएनए है गाइस वो भी स्वतंत्र हो जाएगा क्योंकि रिप्रेसर जो है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो फिर ये भी जो है अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करेगा, जिससे ऑपेरॉन जो है स्विच ऑन की स्थिति में रहेगा एवं प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से जो है ऑपेरॉन मॉडल कार्य करता है गाइस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जो ऑपेरॉन मॉडल है वो किस प्रकार से कार्य करता है, और आई होप ये भी समझ आया होगा कि ऑपेरॉन मॉडल है क्या, है ना। तो फिर मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं जितना जानता हूँ वो मैं आप लोगों को बता पाऊँ और सरल से सरल भाषा में जो है मैं आप लोगों को समझा पाऊँ, है ना। तो फिर आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आया है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसको नोट्स बनाओ, फिर इसको आप लोगों को कैसे समझाना है वो सोचो, है ना। तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर कर देंगे गाइस, क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो, है ना। और अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, उनका भी फ़ायदा हो ऐसा कार्य करेंगे तो फिर उनके पास भी जो है शेयर कर देना है। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।